अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 73 पोस्ट वालों शुरू करता हूँ आपका। ये क्वेश्चन एक रिक्वायरमेंट कल कर ली थी, लेकिन चूंकि आपको पता है लेक्चर लेट अपलोड होता है तो मेरे सुबह वाले बच्चों के लिए मुमकिन नहीं होता इसको करके आना। तो आपको पता है कि एक मेथड समझने के बाद ही दूसरे की तरफ मूव किया जाना था, तो सुबह वाली क्लास के अंदर बच्चों ने ये सवाल नहीं किया हुआ था। इस वजह से मैंने इस सेकंड रिक्वायरमेंट को कल वाली आखिरी क्लास के टॉप पे रख दिया, ठीक है ना। स्टार्ट यहीं से कर लेंगे। अच्छा, अब ये तो मैं नहीं करवा रहा। उसके अलावा आपको कल एक क्वेश्चन मिला था, ये वाला। ये आज मिला होगा यार, कोई बात नहीं, कर जो आज रहे हैं, टेंशन क्या है। कल मिला या आज मिला है, मिल तो गया। एक कल मिला था, एक आज है, ठीक है। ये माइल्स लिमिटेड एक ईपीएस का सिंपल सा सवाल है, ठीक है। दरअसल ईपीएस आपको कैलकुलेट करनी आती है, बेसिक में तो बहुत हाथ सीधा हो गया था, और डाइल्यूटेड में एक सवाल किया था, एक आपको आज मिल गया है दूसरा हैंडआउट जो है। ये पूरा हैंडआउट वैसे तैयार हो रहा है, असल में वो कल भी हैंडआउट तैयार हो रहा था, आज भी। ये तो इन प्रोग्रेस जो होता है ना, वो फिर ऐसे ही टूट टूट के मिलता है, फिर फाइनल वर्जन इकट्ठा होकर आपको बहरहाल मिल ही जाना है एंड पे, जो मैं वो पीडीएफ बना दूंगा सबके लिए, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मैं लेक्चर नोट्स को 1-2 दिन लगेंगे इन चीज़ों के अंदर, ये सेशन खत्म होगा तभी जाके ना आपकी कल की क्लास से फ्री होकर ये सारे काम करने हैं। रिवीजन प्लान बैठ के बनाना है, कोई वीडियो बनानी है, वो सेक्शंस ढूंढने हैं, तो 2-3 दिन लग जाते हैं इन कामों के अंदर। वो क्लासेस से फ्री होकर ही होता है, ठीक है ना। तो उनके अंदर एक काम मैं ये भी कर दूंगा कि जितने लेक्चर नोट्स इस तरह से आपके बने हैं ना, जैसे आपके अब 73 लेक्चर है, तो 74 कल आखिरी होगा, पार्ट ए पार्ट बी, ये सारे ना उसी तरतीब से जैसे किए थे, इसका एक पीडीएफ बना के मैं फ़ोटोकॉपियर के पास भी प्रिंट रखवा दूंगा जो फिज़िकली लेना चाहें, और मैं पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे, उसका एड्रेस वगैरह आपको दे दूंगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकें, ठीक है। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपने रिवीजन जिस टॉपिक भी करनी है, मैंने आपको कहा था अपने लेक्चर की तरतीब से करनी जैसे आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो उन लेक्चर नोट्स के अंदर ये मिल भी जाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा जी, बात यह है कि ईपीएस तो किया हुआ था, फिर आज क्यों ईपीएस के ऊपर ये लेक्चर लग गया, वो तसल्ली आपको पता है, जिस चीज़ में नहीं हो वो कर लेनी चाहिए, अल्लाह की तरफ से दिल में आ रही होती है चीज़। तो जी जी, बड़ी मेहरबानी सर। तो ईपीएस ईपीएस कैलकुलेट करना एक एक इशू है, और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना भी सीखना चाहिए। डिस्क्लोजर हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद हैं। हाँ, उसने अभी टेस्ट नहीं किए, लेकिन अब टेस्ट नहीं किए तो ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाती है कि टेस्ट कर ही ना ले, ठीक है। तो एक्सपेक्ट तो मैं यही कर सकता हूँ कि कोई बेसिक ईपीएस विद डिस्क्लोजर पूछ ले तो पूछ ले, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। मैं डाइल्यूटेड भी सिखाऊंगा। आज तो बच्चे घूम के गए पहली क्लास में, बेसिक ईपीएस डिस्क्लोजर ऐसे, यस सर समझ आ गई हो, वेरी गुड। साथ ही मैंने डाइल्यूटेड का एक सवाल दिया, मैंने कहा ये आसान है, इसको छोड़ो। और जो हमने सवाल किया था, जिसमें दुनिया जान के सारे काम ही डाल दिए थे हमने, कि उसमें डिसकॉन्टीन्यूड और कॉन्टीन्यूड में एक प्रॉफिट था, एक लॉस था, फिर डाइल्यूटेड भी थी, तो उस पर जब ले गया तो बच्चों ने थोड़ा सा ना ऐसे शेक हुए। मैंने कहा हो जाओ शेक, मैं भी ये चाहता था कि मिल्क शेक हो जाओ। घर जाके फिर मैंने कहा था एक ये हैंड आउट वाला सवाल, और दूसरा वो जो हमने सवाल किया हुआ था, नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, वो सवाल हैंड आउट नहीं, लेक्चर नोट्स में, बुक में, उसका नोट बनाने के लिए कहा है। वो भी मैं खुद बनवाऊंगा कल, लेकिन उससे पहले आप लोग चूंकि बना के आए होंगे, तो कल फिर आप फिगर्स को नहीं ढूंढ रहे होंगे और परेशान नहीं हो रहे होंगे, बल्कि लड़के चूंकि सवाल से आए होंगे तो फिर उसको समझ रहे होंगे। तो मैंने नोट दोनों बनवाने हैं, एक बनाया हुआ दिखाऊंगा आज सोल्यूशन, वो कल बोर्ड पे बनाऊंगा, और दूसरा ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसका भी डिस्क्लोजर आप ट्राई करके आएंगे, मैं फिर बनवाऊंगा भी, ठीक है, ताकि ये ईपीएस के डिस्क्लोजर्स हो जाएं। वैसे कल की क्लास का जो मोटा मोटा एजेंडा है वो इस तरह से ही है कि जो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है एनपीओ के अंदर, वो आपको करवाना है, आधा एक घंटा उस सवाल पे लग सकता है, फिर थोड़ी थ्योरी उसको देख लेंगे, तो अराउंड 1 और एनपीओ पे शायद लग जाए। उसके बाद एक फ्रेमवर्क का चैप्टर आपका है जिसके अंदर कैपिटल मेंटेनेंस का एक कॉन्सेप्ट है, 20-25 मिनट में वो सिखाया जाता है, समझाया जाता है। उसके अलावा उस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें रीड ऑनली बतानी है, कुछ के बारे में कहना है ये याद कर लो, और कुछ समझानी भी पड़ सकती हैं 1-2 चीज़ें, तो उसके ऊपर भी अराउंड 1.5 आवर लग सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें, जैसे आपने कहना है सर, अभी कोई कहेगा एनपीओ वाला सवाल, टेस्ट वाला, इस तरह के चीज़ें जो हैं, या कैश फ्लो के सवाल की एडजस्टमेंट है, या जो भी रहता है, ठीक है, वो चीज़ें जो हैं, और एमसीक्यूज़ वगैरह, इनको डिस्कस करेंगे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि 3-4 घंटे की क्लास होगी, लेकिन ये 5-6 की भी हो सकती है। ऑनलाइन वालों के लिए मैं
1 घंटा से 1.5 घंटे के दरमियान की एक क्लास रखूँगा जिस वक्त हम ब्रेक लिया करेंगे, क्योंकि हम ब्रेक्स लेके पढ़ेंगे ताकि फ्रेश पढ़ें। तो वो एक वीडियो बन जाएगी, तो वो फिर फाइनल क्लास की ABC बना लेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन ये करते हैं, कोई क्वेश्चन है बेटा आपका? अच्छा ठीक है। अच्छा क्वेश्चन जो है इसमें रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड रिलेटेड नोट्स ऑफ माइल्स, ठीक है जी। इसकी रिक्वायरमेंट में खुद से ऐड कर दें, थोड़ी सी चीज़ जो कम है वो ये है कैलकुलेट, चलो रहने दो, मैं कह रहा हूँ कि ये करना है। EPS कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने प्रेजेंट करना है कि कहाँ नज़र आती है EPS, और फिर नोट्स बनाने हैं उसके। जैसे PPE कहाँ नज़र आता है बैलेंस शीट में? नॉन करंट एसेट में। बैलेंस शीट में मैंने पूछा, कहता है बैलेंस शीट में नजर आता है, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में नजर आता है। फिर उसका नोट कैसे बनता है, बनाना आता है, ठीक है। ऐसे ही EPS इनकम स्टेटमेंट में कहाँ नजर आती है ये पता हो, ठीक है। उसके बाद उसका नोट कैसे बनता है ये सीखना है हमने आज, ठीक है। सिंपल काम है, लेकिन उससे पहले हम जरा ये तो देखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हाँ ये आ गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर IS 33 का स्टैंडर्ड कहता है कि जो EPS है वो नजर आनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पैट के बाद। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो FR2 वाले यूज़ करते हैं, जब कोई नोट बनाते हैं तो यहाँ से आके वो देख लेते हैं। तो आज हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, हमने भी इसमें नोट ही बनाना है। तो ये नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें ये उनकी बैलेंस शीट है, ठीक है जी, और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, और अगले सफ़े पे स्टेटमेंट ऑफ कंपनी उन्होंने अलग कर दिया है। वैसे दोनों तरह से इजाज़त है, कुछ लोग यूँ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस और नीचे साथ ही अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जैसे बनाना सिखाया हुआ है आपको। फॉर्मेट बनाएंगे तो FR2 में जाके आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एक सफ़े पे और फिर अगले सफ़े पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ये कहता है IS 33 के जो EPS हो वो पैट के नीचे नज़र आनी चाहिए। अब ये देखें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ये पैट है और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, अर्निंग्स पर शेयर बेसिक एंड डाइल्यूटेड। अच्छा ये नेस्ले वालों का भी यही सिस्टम था जो हमारा था रीसेंट अटेम्प्ट वाले सवाल में। इनका भी कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिस वजह से इनकी जो बेसिक EPS है वही इनकी डाइल्यूटेड EPS है, ठीक है। अब ये EPS नेस्ले है, मजाक नहीं है, ठीक है। आप लोग 2 रुपये 4 रुपये निकालते हैं EPS, इनकी 162, इनका एक शेयर इतने रुपए कमाता है। अच्छा तो ये EPS प्रेजेंट हो गई, ठीक है। अब यूजर को अगली तकलीफ होगी, ये कैलकुलेट कैसे हुई है भाई? तो उसको कहेंगे अगर आपने देखना है तो आप नोट नंबर 33 में चले जाएं। हमने कहा जी ठीक है चलते हैं। और नोट्स कैसे बनते हैं इधर देखो, ये बैलेंस शीट चल रही है, फिर इनकम स्टेटमेंट चल पड़ी, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ गई, फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये सारे हम बनाते हैं। और उसके बाद हेडिंग आती है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अगले 20-25 सफ़ों के ऊपर नोट ही नोट होते हैं, ठीक है। ये नोट वो नोट हैं जो आप बनाना सीखेंगे तो फिर आपको आपका एम्प्लॉयर नोट देगा, ठीक है। तो ये नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है ना आपने, ठीक है। तो ये नोट्स ही नोट्स आगे होते हैं। तो इन नोट्स के अंदर 1 2 3 4 5 करते करते नोट नंबर 33 के ऊपर हमने कहा यूजर को आपको EPS देखनी है तो वहां जाके देखें, ठीक है। तो ये हमारी EPS है, कहाँ गई ये? अब इसको देखना है यूजर आपने प्रॉफिट एंड लॉस के, देखो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पैट के नीचे प्रेजेंट कर दी। तफसील देखनी है, हाँ जी देखनी है, जाओ नोट नंबर 33 में। नोट्स वही नीचे आते आते मैंने ये अलग फाइल में खोले हुए हैं, ये सामने आ गया नोट नंबर 33। इसमें लिखा हुआ है अर्निंग्स पर शेयर। अब इसको छोड़ो, मुझे बताओ पैट ये क्या फॉर्मूला होता था EPS का? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ओवर नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, वेटेड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। मतलब अर्निंग्स को हमने कहा था क्या होती है, पैट माइनस इररिडीमेबल, ठीक है। अब 7354467 ये जी प्रॉफिट है एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। फिर 45350 ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। फिर कैलकुलेटर उठाओ, हमने कहा यूजर डोंट बिकम अ लूजर, यूजर प्रॉफिट को डिवाइड करो शेयर्स के साथ, प्रॉफिट्स को डिवाइड करो शेयर्स के साथ, तो क्या आता है? ये EPS ऐसे निकली है, ये EPS फेस पे नजर आ रही है
162.17 कैसे निकली है जी? हमने कहा जी ऐसे निकली है। इसको अब आप कहोगे यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ डिवाइड करो। भाई देखें, एक बात याद रखिएगा, शायद आपको इंट्रो वगैरह में किसी ने सिखाया हो, जिन्होंने पढ़ी हुई है, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं बता रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं ना, तो हम एक बेसिक अजम्पशन उसके अंदर ये जहन में रखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र है उसको बेसिक नॉलेज है। वो ये नहीं होगा कि आप फाइनेंस स्टेटमेंट जो ये थोड़ी आप अज्यूम करके बनाएंगे कि जिसने भी फाइनेंस स्टेटमेंट देखनी है उसके साथ हमें भी होना पड़ेगा, क्योंकि वो पूछेगा ये एसेट किसे कहते हैं, ये लायबिलिटी किसे कहते हैं, क्रेडिटर किसे कहते हैं। तो जो यूज़र होता है, जैसे ये इन्वेस्टर होगा जिसने देखनी है ईपीएस इसकी और किसी और कंपनी की, तो उसको पता होगा इन्वेस्टर को कि ये क्या चीज़ है। और जिसको नहीं पता होगा उसने फिर आप जैसे कोई रखे हुए होंगे अपने पास और मेरे जैसे, जिनको तनख्वाह दे के पूछेगा कौन सी बेहतर है। बात समझ रहे हो ना? ऐसे एनीवेज, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, देखो 4 3 5 4 4 6 7, यही हमने यहां पे लिख लिया। इसका मतलब क्या होगा? हाँ जी, इसका मतलब नेस्ले वालों ने कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं इशू किए हुए जिनका डिविडेंड माइनस करना पड़े। तभी तो यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और यही अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है ना? लेकिन हमारे सवालों में ऐसा नहीं होगा। आज के पहले सवाल में ऐसा नहीं होगा। हमारे सवाल के अंदर तो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड होगा। अब अगर वो होगा तो हम अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें प्रॉफिट आ रहा होगा मिसाल के तौर पे 500, और जो इधर फिगर आ रही होगी नोट के अंदर वो आ रही होगी लेट से 50 रुपए कम 450। अब यूजर कहेगा की फर्क है, हम कहेंगे इररिडीमेबल का डिविडेंड। अब इसकी रेकंसिलिएशन हम बना के दिखाएंगे। तो ये नोट बनाना है हमने कुछ इस तरह से, पहले पता लग गया कि ये कैसे बनाना है, ठीक है ना? इनकम स्टेटमेंट के बॉटम पे आपने आके, और ये बाकायदा स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अलग बनाती है ओसीआई से, ठीक है ना, तो फिर इसके एंड पे लिखना, उधर जाके ना लिखना। और जिसने इकट्ठा बनाया वो तो जाहिर सी बात है फिर एंड पे लिखेगा, वो तो एंड पे आना है, ठीक है ना? स्पेसिफिकली लिखा हुआ। अच्छा, तो फिर क्या तय पाया? ईपीएस ने नजर कहां आना है? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद। फिर इसका नोट बनेगा, जिस नोट में हम यूजर को बताएंगे कि ये फिगर कैलकुलेट कैसे हुई। न्यूमिनेटर में ये अर्निंग्स थी, डिनोमिनेटर में ये शेयर्स थे, ठीक है? और फिर अगर उससे भी आगे बात चलेगी तो वो साथ के साथ देखते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन है जी आपके सामने, माइल्स लिमिटेड। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू माइल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11। ड्राफ्ट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इनकम टैक्स एक्सपेंस है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक हो गया जी? उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड, ये कौन सा होगा? रिडीमेबल के इरिडीमेबल? कैसे इतने श्योर हैं आप? अगर रिडीमेबल होता तो यहां थोड़ी नजर आता, वो तो पीबीटी से पहले माइनस हो गया होता, वो तो वहां दिखा रहा होता, ठीक है? तो ये इररिडीमेबल का, बल्कि यूं लिखते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, अपने लिए लिख रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल, ओके? उसके बाद ऑर्डिनरी डिविडेंड, क्या करेंगे इसका? पैड में से इसको भी माइनस करेंगे ईपीएस निकालते हुए। मना किया था सख्ती से, वो तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, उसने वो प्रॉफिट पकड़ना है जो इसको एट्रीब्यूटेबल है विदाउट दिस। ये तो डिविडेंड वैसे ही उसने लेना है, तो ये माइनस नहीं करना, इससे पहले वाला प्रॉफिट लेगा वो और फिर शेयर्स पे डिवाइड करके ईपीएस निकालेगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमने क्या करना है? इग्नोर। बाहर के मुल्कों की किताबों से जो सवाल उठाया जाए उसके अंदर अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस आपको इस फॉर्मेट में बना हुआ नजर आएगा, जिसमें ये रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर जो फिगर जानी है ना वो भी यहाँ लिखी होती है और फिर रिटेन में नजर आ जाती है। नहीं, हमारा जो जैसा रिवाज है, यहाँ से प्रॉफिट निकलेगा, ये प्रॉफिट निकलेगा और ये निकल कर रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का आइटम होता है तो वो यहाँ से निकल कर अदर, वो जैसे रिवर्स सरप्लस है आपके लेवल में सिर्फ, तो वो रिवर्स सरप्लस में चला जाता है, ठीक है ना? 3000 को इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि मेरी कैलकुलेशन में ईपीएस की इसने इस्तेमाल होना है। अब ये मेरे और नेस्ले के अंदर पहला फर्क आ गया, उनका कोई इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, हमारा है। और रिक्वायरमेंट हमसे भी क्या है? इनकम स्टेटमेंट बना दो, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और रिलेटेड नोट्स भी बना दो। तो बनाएंगे अभी इंशाल्लाह, मसला ही कोई नहीं, ठीक है जी? बेटा ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना? तो बस आपको जैसे सिखाया आपके लिए वही ऑप्शन समझो, वही कहते हैं स्टैंडर्ड्स, ठीक है? अच्छा जी,
एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है बैलेंस इन इक्विटी एट यकम जनवरी 10 कंप्राइज्ड ऑफ, यानी यकम जनवरी 10 पर जो इक्विटी है उसमें पड़े हैं 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹0.2 ईच, रुपीज भी ऐड कर लें, ₹0.2 ईच। ये क्या बात हुई? क्या फेस वैल्यू 0.2 है? हाँ है। ये जायज़ नहीं है क्या? जायज़ है। भाई साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, सारी दुनिया के अंदर 10 रुपये नहीं है फेस वैल्यू का उसूल, पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, लेकिन कोई भी सवाल किसी और मुल्क की किताब से उठा लिया जाएगा तो फेस वैल्यू जरूरी नहीं 10 रुपये हो। अब फेस वैल्यू आपने वो लेनी है जो पर्चे के अंदर हो। आप आईकेएफ के कई सवालों के अंदर ऐसा हुआ है, कभी कभी 100 रुपये फेस वैल्यू लिख दी उसने, ठीक है, या कभी 1 रुपया लिख दी है, तो उससे परेशान नहीं होना। वैसे तो फेस वैल्यू 10 ही होती है, लेकिन सवाल के अंदर अगर उसने लिखा हुआ है पॉइंट, दुनिया के अंदर 100 रुपये भी होती है, 10 रुपये भी होती है, 1 रुपया भी होती है, 0.1, जो मर्जी उन्होंने लिखा हुआ है उनकी मर्जी है, फेस वैल्यू जो भी रखी हुई है उन्होंने, ठीक है, मुल्क के अंदर, हर मुल्क के अंदर अपना असूल है। तो जो फेस वैल्यू सवाल में गिवन है ना, आपने उसको यूज करना है। लेकिन आपस की बात है, हमने इसका करना कराना कुछ नहीं था। क्यों? क्यों? हमें नंबर ऑफ शेयर्स पहले ही गिवन है, कौन सा रुपीस गिवन है कि हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, इसलिए टेंशन ही कोई नहीं थी। ओके, लेकिन फिर भी बता दिया कि फेस वैल्यू 0.2 भी हो सकती है। सवाल में जो फेस वैल्यू गिवन है वह वही है। ओके, यानी इनका शेयर कैपिटल अगर निकालना होगा तो 100 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इंटू 0.2 रुपीज करोगे तो उनका रुपीज कैपिटल आ जाएगा। ओके, आगे कहता है जी 10% नॉन क्यूमुलेटिव नॉन रिडीमेबल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹3 ईच। इसका क्या करें? इसका हमने कुछ भी नहीं करना होता भाई। ये 10,000 शेयर्स हमने कहाँ लेने? ये तो इररिडीमेबल शेयर्स हैं, हमने ईपीएस कैलकुलेशन में सिर्फ ऑर्डिनरी लेने होते हैं। असल में ये सवाल जिन उस्ताद की किताब से मैंने उठाया था उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कॉमा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कॉमा रिलेटेड नोट्स, ठीक है ना, एंड रिलेटेड नोट्स। तो बीच में से ना वो रिक्वायरमेंट उड़ा दी, सिंपल सी थी। तो ये कुछ डाटा उसकी वजह से भी दिया हुआ है, लेकिन चले हम तो इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे कि आईकेएफ के सवालों के अंदर भी बहुत सारा डाटा ऐसा होता है जो हमने इग्नोर करना होता है। जैसे ऊपर से हम ये 2 चीज़ें इग्नोर करके आए हैं, ठीक है। उसके बाद ये फिगर भी मुझे नहीं चाहिए, इसको मैंने कोई यूज़ नहीं करना। ये शेयर प्रीमियम का मैंने क्या यूज़ करना है? ये रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सब ओपनिंग बैलेंसेस क्यों हैं? ये तो मैंने स्टेटमेंट इक्विटी के लिए मुझे ज़रूरत होता है, लेकिन वो तो मैं बना नहीं रहा, तो इसको नहीं मैंने इस्तेमाल करना, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात बताएं, एक चीज़ लिखी हुई नज़र आई है आपको, नॉन क्यूमुलेटिव, एक उसूल पढ़ाया था, क्यूमुलेटिव हो तो चाहे डिक्लेयर हो चाहे ना हो हमने रिकॉर्ड करना है, और नॉन क्यूमुलेटिव हो तो सिर्फ तब रिकॉर्ड करना है जब डिक्लेयर हो। शुक्र है डिक्लेयर्ड लिखा हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड, तो डिक्लेयर्ड है तो फिर हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। चलें, सवाल ख़त्म नहीं हुआ। कहता है इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट विद द बैंक द कंपनी हैज अंडरटेकन टू हैव अ कैपिटलाइजेशन इशू। नहीं नहीं, इसको कहते हैं बोनस। कैपिटलाइजेशन इशू क्या है जी? ये दूसरा नाम है बोनस इशू का, ये तीसरा नाम है स्क्रिप इशू का। ये कल वाली क्लास के लिए ना लिखा हुआ है मैंने आपके लिए, जो मैं आपको नोट करवाऊंगा। 0.2 ईपीएस में 0.2 ये पुराने हैं। अच्छा, ये ना समझना कि ये करना है, ये पिछला वाला, लेकिन चेंजेस कर रहा हूँ इसी के अंदर जी। बोनस इशू इज ऑल्सो नोन एज स्क्रिप इशू, कैपिटलाइजेशन इशू और स्टॉक डिविडेंड। ये पिछली बार बच्चों को लिखवाया था, किताब पे नोट करवाया था, हर दफ़ा लिखवाया जाता है, ठीक है ना। तो ये रहने दूंगा, कल आपको नोट करवाऊंगा, किसी जगह पे लिख लेना आप, या अभी भी लिख लिया होगा काफ़ी बच्चों ने, अभी भी तो सवाल के ऊपर लिख ही लिया होगा। तो बोनस इशू के ये 3 नाम भी हैं, स्टॉक डिविडेंड भी से कहते हैं, कैपिटलाइजेशन इशू भी कहते हैं, स्क्रिप इशू भी कहते हैं। तो ये ना पर्चे मुंह उठा के बैठे हो कि ये क्या है, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन इशू क्या है जी? बोनस इशू। अच्छा जी, इन अकॉर्डिंग दिस एग्रीमेंट देयर वाज अ कैपिटलाइजेशन इशू ऑफ 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड ऑन यकम जुलाई 11। तो 11 वाले साल में हमने एक बोनस इशू भी किया है, 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, यानी 50% कह लो, ऐसे ही है ना। अच्छा, रिक्वायर्ड है कंप्रिहेंसिव इनकम बनाओ और नोट्स बनाओ फॉर द ईयर 31 दिसंबर 11 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है जी। इसमें पानी तो डाल दिया। अब रिक्वायर्ड है, नाम बताओ जरा। माइल्स लिमिटेड, माइल्स लिमिटेड,
स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम पूरा लिखना आप लोग पर्चे में, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, लेकिन बना क्या सकते हैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स बेटा, क्योंकि पूरी तो सेल से शुरू होती है, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, फिर अदर इनकम वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे पास तो कहानी कहाँ से शुरू हो रही है सवाल में, बताता हूँ कहाँ से शुरू हो रही है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो फिर हम भी इतना सा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट का। पीबीटी इधर देख लें बेटा, पीबीटी प्लीज, टैक्स और पैट, ठीक है। उसके बाद ईपीएस कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ पे अपनी फॉर्मेट में नीचे लिख देंगे। फिर यूजर को तकलीफ होगी कैसे निकली, उसके लिए नोट बनाएंगे। फिर उसके अंदर उसको तकलीफ होगी कि ये पैट आपका अर्निंग से नहीं मैच कर रहा, तो एक रिकंसिलिएशन बना देंगे। भाई इतना सी काम है। इस सवाल में तो ऐसे ही बच्चे खुश खुश थे, अगले में खुश को हो गए थे। तो शुरू करते हैं जी। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11, और कंपैरेटिव्स भी हैं, तो 31 दिसंबर 11 और 31 दिसंबर 10, ठीक है। बनाने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है जी, बताना पसंद करेंगे? 503,000 और 10 का 403,000, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स एक्सपेंस 2 लाख और 1,80,000, तो लेस टैक्स एक्सपेंस जी 200,000 2 लाख और 180,000 1,80,000, जी। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना जी, 303,000 और 223,000, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। कोई अगर कंप्रिहेंसिव इनकम का आइटम नहीं है कि मैं ऐड करूं, तो बस यही प्रॉफिट एंड लॉस है, यही टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम भी यही है, ठीक है। कोई रिव्यू एंड सरप्लस होता तो ये डबल अंडरलाइन ना करता, नीचे लिखता अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, रिव्यू एंड सरप्लस लिखता और फिर टोटल लिख लेता, पर नहीं है, ठीक है। अब आज का मेन काम, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। क्यों मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये आएंगे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो हम बेसिक अलग और डाइल्यूटेड अलग निकाल लेंगे, ठीक है। पूरा ईपीएस नहीं लिखना, पूरा लिखना है अर्निंग्स पर शेयर आपने, ठीक है, ठीक है। अगर पूरा सफा होता है ना, तो कोने के ऊपर ये बन रही होगी और दरमियान में जगह ही जगह है, ओके, मसला ही कोई नहीं जी। अब ये फिगर्स नहीं है, मैं डायरेक्ट नहीं निकलवाता, बल्कि जिस तरह से हमने सीखा हुआ है आज तक, मैं वैसे ही निकलवाता, ठीक है। बेसिक ईपीएस 2010 2,23,000, 2,23,000 डिवाइडेड बाय, होश करो, डिवाइडेड बाय दोनों सालों में 3,000 रुपए का इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो इसको माइनस करना है, -3,000, ठीक है। इसको डिवाइड करना है कितने शेयर से, अभी वेटेड एवरेज क्या, यकम जनवरी 10 पर वो कह रहा है 1,000 ऑर्डिनरी शेयर्स पड़े हैं, 1 मिलियन, ठीक है। यकम जनवरी 10 पे, 10 के शुरू में, और फिर नया इशू आया है जो वो 11 में आया है, तो इसका मतलब 10 के अंदर पुरानी ईपीएस तो 1,000 से डिवाइड होकर ही निकली होगी ना, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स जी, बोले 0.22 पर शेयर, कोई बात नहीं, नेस्ले नहीं है ना,
जिस मुल्क के अंदर शेयर की फेस वैल्यू 0.2 है, करेंसी उनकी मजबूत होगी ना यार। अच्छा, डॉलर होगा। अच्छा भाई, डॉलर। सुने 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 सुने, नेक्स्ट बेसिक ईपीएस 2011 3,03,000 माइनस 3,000 करेंगे, लेकिन यहां पे हमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। वर्किंग वन, डेट, डिस्क्रिप्शन, फ्रैक्शन से पहले नंबर ऑफ शेयर्स भी होते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शन और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ग्यारह का ओपनिंग, यकम जनवरी 11, यकम जनवरी 11 ओपनिंग कितने शेयर्स पड़े हैं? 10 लाख, 1 मिलियन। ठीक है। यकम जुलाई 11 पर बोनस इशू हुआ, एनालिसिस, बोनस बिफोर, न्यू, आफ्टर। 1, 2 क्या कह रहा है वो, पढ़ लेते हैं। 2 शेयर्स वालों को एक, अच्छा 2 फॉर 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, जिसके पास भी 2 होंगे उसे एक मुफ्त बांटेंगे। तो बिफोर 2, न्यू 1, तो बैलेंसिंग 3। ठीक है। तो 1 मिलियन इंटू हर 2 वाले को एक, जी 500,000, लेकिन साथ ही इधर 6/12 कर देंगे, और फिर इस 15 लाख के ऊपर भी फ्रैक्शन लगा देंगे, पूरे के ऊपर 6/12। अच्छा, वैसे जरा थोड़ी देर के लिए आप इसका टोटल करें, ऊपर असेंबली का इजलास चल रहा है मुझे लगता है। जी जी, वैसे ही जरा मैंने गलत किया माना, लेकिन थोड़ी देर। जी अच्छा, 5 लाख, और ये कितना बना? अगर मैं वो वाला काम ना करूं जो सीखा हुआ है तो। ठीक है। अच्छा, अब हमने बोनस शेयर्स के बारे में क्या अजम्पशन ली थी, क्या हम करते हैं ट्रीटमेंट उसका? मैंने एक जुमला लिखवाया था, थोड़ी देर तक 3:15 तक आइएगा। मैंने एक जुमला लिखवाया था कि बोनस हो, ये स्प्लिट हो, कंसोलिडेशन हो, यूं समझना कि हमेशा से है। हमेशा से है का मतलब क्या है? आप वैसे निकालते हो तो 1250 वेटेड एवरेज शेयर्स निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 लाख जो है ये 6/12 हो गए हैं, यूं समझो। ठीक है। लेकिन हम तो क्या अज्यूम करते हैं कि बोनस हमेशा से था। हमेशा से था तो इसका मतलब 11 के अंदर 10 लाख तो पहले से थे, ये 5 लाख भी पूरे साल रहे हैं। बोलो, ये 5 लाख भी पूरे साल रहे हैं। यानी अगर मैं वेटेड एवरेज सही अपने तरीके से निकालूं तो वो कितना निकलेगा? सोच के बताना, वेटेड एवरेज कितना निकलेगा? पूरे 15 लाख शेयर्स। क्यों? हम ये से 10 तो पहले थे, हम ये क्या क्या कहा करते हैं कि 10 तो पहले से थे ही, बोनस भी ऐसे समझो जैसे हमेशा से था, ही कहते हैं ना। तो अगर बोनस हमेशा से था तो फिर इसका मतलब इस पूरे साल में वो 500 शेयर्स भी थे, 5 लाख शेयर्स भी थे, और 10 लाख तो पहले ही थे। तो फिर इस हिसाब से हमारे वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकलते हैं? 15 लाख। यही तो साइंस थी बोनस की, स्प्लिट की, कंसोलिडेशन की। ठीक है ना। और अगर ये शेयर्स पैसों के आते तो क्या हम वो वाला काम करते थे, रिवर्स वाला? क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम ये कहते थे नहीं, ये शुरू से नहीं है, ये जिस दिन से हैं उसी दिन से ही हैं। सही है ना। अच्छा, तो
अभी देखना ये इंशाल्लाह 15 लाख ही निकलेगा जो तरीका सीखा हुआ उससे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। बिफोर और न्यू, ये तो यहां पर इशू करने के लिए इस्तेमाल किया, पहले 2 रोज याद है। अब हम क्या कहते थे कि ये बिफोर बोनस नहीं, ये आफ्टर बोनस है, ये बिफोर बोनस है, इसको आफ्टर बोनस पे लाना है। ये बिफोर पे है, आफ्टर पे लाना है, 2 पे है, 3 पे लाना है। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करोगे 3, क्यों क्यों क्यों, 2 पे है तो डिवाइडेड बाय बिफोर मल्टीप्लाइड बाय 3, डिवाइडेड बाय, जब न्यू किया था तो डिवाइडेड बाय बिफोर मल्टीप्लाइड बाय न्यू, ये 2 पहले रोज, फिर डिवाइडेड बाय बिफोर और मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है जी। तो बोलो डिवाइड बाय 2 इंटू 3, 7। ये जरा एक सवाल के अंदर सिर्फ एक ही बोनस था ना, तो मैंने कहा जरा वो भी प्रूफ कर लें जो बात हम सोचा करते थे, ठीक है ना, समझ आया। वो जो एक जुमला लिखा था, अभी अगर मुकरोगे तो ओपन कर लूंगा, तो मैंने लिखा था कि बोनस या कंसोलिडेशन जो है इसको यूं अज्यूम करना कि हमेशा से है। देखो यही मतलब होता है इसका। ये कितना आता है, और जब टोटल करते हैं तो यही तो हम कह रहे थे, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई बोनस यूं समझो हमेशा से है। अब हमेशा का मतलब ये नहीं है कि जब से, इस साल के लिए वेटेड एवरेज शेयर निकालते हो हम क्या कह रहे हैं भाई पूरे साल ये 500 भी रहे। और यही तो मजा आएगा अब जब हम ये कहेंगे कि पिछले साल में भी ये थे, क्योंकि ये कहा था कि जब से बिजनेस चला है तब, तो हमारे सामने 2 ही साल हैं, उन 2 साल के अंदर हम अज्यूम करेंगे ये मौजूद है। अभी जो फ्रैक्शन लगाएंगे वहां भी चेक करेंगे। छोड़ो फिलहाल, फिलहाल ये 15 लाख निकल आया, यहां पे लिखो, ठीक है जी। आंसर आ गया 0.20, 0.20। अगला काम, बोनस इशू आ गया। बोनस हो, स्प्लिट हो, कंसोलिडेशन हो या राइट इशू हो, कंपैरेटिव ने रीस्टेट होना है। बेसिक ईपीएस 2010, ये आसान काम किया हुआ है ये, ठीक है, रीस्टेटेड जी। सेम प्रॉफिट उठाएंगे, प्रॉफिट में तो गड़बड़ नहीं है कल की तरह से। कल परसों जो एक सवाल किया तो उसमें प्रॉफिट भी गड़बड़ था, वो जो पास पेपर में आया हुआ है। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय, अच्छा अभी तो देखना जरा, बगैर कैलकुलेशन किए भी सोचो जरा, बगैर कैलकुलेशन किए सोचो जरा। हम क्या कह रहे हैं, बोनस हमेशा से था, हमेशा से था तो मतलब पिछले साल भी था। अब 10 वाले साल में 10 लाख शेयर तो थे ही, हम कह रहे हैं ये बोनस वाले 5 भी थे, मतलब उसमें 15 से डिवाइड करना चाहिए, तभी तो कंपेरेबल हुआ। तभी तो हम इसी तो कह रहे हैं कि ये हमारी डिस्टॉर्ट में कर दे ईपीएस को, मुफ्त वाले शेयर्स, तो उसका असर निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 10 लाख नजर आ रहा है, इसको हम क्या करते थे, ये वाला फ्रैक्शन उठाकर इधर लगाते थे। अच्छा आप जरा कैलकुलेटर्स पकड़ो और 10 लाख पे 3/2 लगाकर देखो आंसर आता क्या है। 15 लाख आता है, यही तो हमने कहा था, सोचा था, किया था, ठीक है। तो बताओ जी, हैं ले भाई, ये 11 की ईपीएस है 0.2, यहां पे लिखेंगे रुपीज पर शेयर, आपको पता है बा रुपीज, आगे मैंने नोट का नंबर भी देना, इधर इधर लिख बैठा हूं आज। चलो जी, 0.20 और 0.15। अब नहीं फिलहाल ना लिखो, उसकी वजह बताता हूं, फिर बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल चलने दो, ठीक है। अच्छा अब यूजर को तकलीफ होगी, यूजर क्या कहेगा, जरा ये बताओ कैसे निकला। हम कहेंगे वर्किंग, वो कहेगा वर्किंग आपके लैपटॉप में है भाई, आपके दराज के अंदर पड़ा है वो कागज, मुझे तो वर्किंग नजर नहीं आ रही। हम कहेंगे अच्छा सॉरी यार, आपके लिए तो हमें नोट बनाना पड़ेगा। तो नोट नंबर 33 क्यों लिखा मैंने, वो इधर भी 33 था ना, है पिछली क्लास में भी। अब ये देखो, माइल्स लिमिटेड, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा लिखना, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11, इसके अंदर 11 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा। अब बच्चों ईपीएस निकाल के देनी है, और ईपीएस में आपको पता है अर्निंग्स डिवाइड होती हैं नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स से, वेटेड एवरेज से, ठीक है। तो अर्निंग्स
रुपीज में आएंगी, ठीक है। और फिर ऑर्डिनरी वेटेड एवरेज लिख लो, पर जगह जरा कम है, फिर पूरा लिखना आप तो। वेटेड एवरेज नंबर्स आगे लिख लेते हैं, वेटेड एवरेज शेयर्स, और ये किस में है जी, नंबर्स में, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब 11 में कितनी अर्निंग्स यूज किया आपने फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस? 11 में 3,03,000 यूज की हैं या 3 लाख यूज किए हैं? ईपीएस के अंदर अर्निंग्स जो है वो 3 लाख हैं। भाई आज नहीं पढ़ाना एक्स्ट्रा, हो गया आपका सुबह लेक्चर, चलो हाँ बैग उठा लो जी। अर्निंग्स बोलो, अर्निंग्स 300,000। अच्छा भाई मैं कह रहा हूं जल्दी कर लें, कैमरे के एन सामने आ गया। जी बच्चों कल 10 बजे आ जाना, अच्छा पूरे, ओके जी। सुने, 3 लाख अर्निंग्स और वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। भाई बातें क्यों हो रही हैं? ये इन दोनों के आते ही बातें शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, अब सुने सुने सुने, ये दो के डिफरेंस से निकलेगी अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है जी। कल ना मैं यहां पे हेडिंग भी दूंगा, बल्कि आज ही आपको एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा, उसके अंदर दे दूंगा, पहली क्लास में दे दी थी। क्यों? यहां पे लिखूंगा बेसिक है, बेसिक यहां पे नंबर लिखेंगे ना, ये मैं यहां पे लिख दूं, अगर जगह जरा नीचे कम है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11, नोट का नंबर क्या है जी? 30, ये लिखना भूल गया था, 33, क्योंकि बच्चे आगे डिस्टर्बेंस होगी। अर्निंग्स पर शेयर, नोट का नाम क्या है जी? अर्निंग्स पर शेयर। अब क्योंकि फिलहाल तो सवाल के अंदर सिर्फ बेसिक अर्निंग्स हैं, तो मैं हेडिंग नहीं दी, ठीक है ना। अगले सवाल में आप देखोगे, आपको एक सोल्यूशन दिखाना है, उसमें हम हेडिंग देंगे बेसिक अर्निंग्स पर शेयर, इसके नीचे बेसिक अर्निंग निकाल के दिखाएंगे, फिर डायल्यूटेड अर्निंग की हेडिंग देंगे और डायल्यूटेड अर्निंग्स निकाल के दिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल तो बेसिक है, ओके। अब एपीएस बता दो, 0.2, ये जी रुपीज में। अब ये तो पता लग गया इसको, पिछले साल के लिए भी ऐसे ही बताओ, पिछले साल के भी ऐसे ही बताओ। 2,20,000 इस्तेमाल किया, शेयर्स तो यही यूज हुए हैं, ठीक है। अब ये तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन यूजर को अगली तकलीफ शुरू हो जाएगी, वो इन दोनों को मैच कर रहा होगा, ठीक है। इधर क्लास होनी है सर, ये पॉज करें जरा। अच्छा जी सुने, यूजर को अगली तकलीफ शुरू हो गई कि यार आप अजीब लोग हो, ये अर्निंग्स और ये अर्निंग्स, ये भी तो अर्निंग्स ही हैं। प्रॉफिट है 303 और आप प्रॉफिट पर शेयर निकालते हुए 300 यूज कर रहे हो, ये क्या मुसीबत है? हमने कहा टेंशन ना लो यार, ये तुम्हें समझ नहीं ना आ रही, तो तुम जरा नोट 33.1 में आओ मैं तुम्हारे जिन कढूं। तो यहां पे आके 33.1 लिखोगे, इधर देखो, और यहां पे बनाओगे एक रेकंसिलिएशन। वो रेकंसिलिएशन होगी ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विद अर्निंग्स, प्रॉफिट ही लिख लो, रेकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट विद अर्निंग्स। बहुत सिंपल काम है, देखिएगा यहां पे हम आकर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लतीफा लिखा है यहां पे कोई? चुप करके बैठे, मारना कारण आखिरी दिन है मेरे को। प्रॉफिट आफ्टर किया था, फिर तुम बोल रहे हो जी। इधर देखें भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 300 यूजर, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना 303, ये हमने यूज नहीं किया, हमने अर्निंग यूज की है। और इन दोनों में फर्क पता है क्या है यूजर? इन दोनों में फर्क है ये 3,000 का, तो यहां पे लिखेंगे लेस
प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल का कितना जी? 3,000। ये माइनस, और ये जो 3 लाख आपको नजर आ रहा है ना, ये ऐसे निकला है यूजर। एक तो आप इतने छोटे काके हो, हाँ वो सब बताना पड़ता है। ईपीएस पढ़ लो। ये आ गई हैं जी अर्निंग्स। हो गई तकलीफ दूर? यूजर की तो हो गई है, आपकी नहीं हुई, क्योंकि वो लाइलाज है। सुने, अगले साल पे अप्लाई करें। 223,000 ये यूजर देख रहा है और ये देख रहा है। हमने कहा टेंशन ना लो, इसमें और इसमें फर्क है। अब वो डिफरेंट भी हो सकता था, लेकिन हमारे साल में डिफरेंट नहीं है, वो 3,000 ही है। ठीक है, क्लास खत्म करने वाले हैं बेटा, जल्दी आए। तो ये 3,000, ये 3,000 की डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती थी, इत्तेफाक से सेम है। ठीक है, यहां पे लिख देंगे 2,20,000। ठीक है जी। बेसिक ईपीएस में और कोई मसला नहीं होता, ये बेसिक ईपीएस सिर्फ होना तो ये मैक्सिमम नोट है। अच्छा, ये जितनी कहानी लिखी हुई है ना, ये अंग्रेजी में भी लिख, ये रेकन्सिलिएशन तो बनानी पड़ती है। ये वाली बात अंग्रेजी में भी लिख के बता सकते हैं, ऑप्शन है, क्योंकि स्टैंडर्ड ने ये कहा है कि डिस्क्लोज करें। तो यही बात यूं भी लिख सकते हैं, जगा दो इसको, ये बात यूं भी लिख सकते हैं कि जी ये ईपीएस निकाली है हमने और उसमें अर्निंग्स ली हैं 3 लाख और वेटेड शेयर्स लिए हैं 15 लाख। तो ये अंग्रेजी में लिख के बता दो तब भी सही है, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखना है, आप सिखा दिया, हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वो बुनियाद है जिसके ऊपर अभी परेशानी वाली बिल्डिंग खड़ी करनी है। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, ये फाइनल है, इसमें अब कोई और चीज नहीं है। अगली बात है आपका अगला सवाल जी, ये आपका होमवर्क है। सिर्फ क्वेश्चन की हद तक ईपीएस निकालना तो कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने और मैंने मिलकर पता नहीं कहां निकाला था, नहीं मिल रहा, चले इसी को ही खोल लेते हैं। पता नहीं क्या करते हैं यार, बोलते हैं फजूल में। अच्छा, ये FR2 मैं भी कहूं क्यों नहीं मिल रहा। ये क्वेश्चन आपको याद होगा। इस क्वेश्चन के अंदर भाई आप मुसलसल बोल रहे हो, बीच में भी वहां पीछे मुड़ के जो देख रहे हो, ठीक है, बीच में भी बोल रहे हो, वैसे भी बोल रहे हो, प्लीज खामोश हो जाओ आप। अच्छा जी, साथ का मुंह इस तरफ भी हो ना, तो जो बच्चा बोलता है पता होता है, लेकिन 2 बार 3 बार बंदा चुप करता है, खुद भी एहसास होना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये सवाल हमने किया हुआ है बेसिक और डायरेक्टेड ईपीएस का, किया हुआ है, ठीक है। अब इससे आसान सवाल है, क्यों? क्योंकि उस सवाल के अंदर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का लॉस नहीं है। तो ये मैक्सिमम मुश्किल बात थी कि बेसिक और डायरेक्टेड दोनों ईपीएस निकालनी हो और कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड अलग करें और फिर उनमें से एक के ऊपर लॉस भी दे दें, तो इसलिए ये ज़्यादा मुश्किल है। ये आसान पढ़ के देखते हैं, नहीं पढ़ लें, जरा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फॉलोइंग रिलेट्स टू अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। ये इंशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग आके हम ये करेंगे सवाल, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग नहीं, 10 बजे तो आना है। प्रॉफिट फॉर ईयर, प्रॉफिट इररेलेवेंट बात कोई ना करे बेटा। प्रॉफिट फॉर ईयर 5 लाख है, पिछले साल का 3,37,500 है, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहां से डेटा उठा के बनाएंगे। पिछला साल बहुत बेसिक था, बना के दिया हुआ था उसने, ठीक है। फिर दिस प्रॉफिट इंक्लूड्स अ प्रॉफिट ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस 32,500, पिछले साल में कोई नहीं था, यानी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी आ गए, ठीक है, अलग करेंगे बिल्कुल। फिर ऑन यकम जनवरी 14 हमें 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, यानी 14 और 15। ऑन यकम जनवरी 15 देयर वर 2,50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ईच विद अ पार वैल्यू ऑफ 5 रुपए
अब ये ना कहना 5 क्यों, बस सवाल ने कहा तो 5 ही फेस वैल्यू। इन इशू इतने शेयर्स ऑलरेडी इशू में थे, ऑलरेडी इशूड थे, ठीक है। ऑन 30 सितंबर 14 इस साल में 9 महीने गुजरने के बाद देयर वॉज अ राइट इशू ऑन अ बेसिस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इशू फॉर एवरी 5 ऑलरेडी हेल्ड एट अ प्राइस ऑफ 6, यानी 1 रुपये का प्रीमियम है। द मार्केट प्राइस ऑफ इमीडिएटली बिफोर, सारी चीजें दी हुई हैं। ऑन 31 मई देयर वॉज एन इशू ऑफ 50,000 ऑर्डिनरी शेयर एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, मार्केट प्राइस है, नॉर्मल है। आगे कहता है देयर आर 25,000 ऑप्शंस इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। ईच ऑफ विच अलाउ होल्डर टू एक्वायर 4 शेयर्स एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 10, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट 4 प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू आर कन्वर्टेबल, ये भी आ गए डाइल्यूशन के, ठीक है जी। इग्नोर कर दें टैक्स को, ठीक है जी। अब इस सवाल में आपने पहले निकालनी है बेसिक ईपीएस, फिर आपने करनी है रैंकिंग। स्टेप 1 में निकालनी है बेसिक ईपीएस, फिर आपने करनी है रैंकिंग, ठीक है। चेन न्यूमरेटर, चेन डिनोमिनेटर, इंक्रीमेंटल ईपीएस, ठीक है। फिर रैंकिंग हो गई और उस रैंकिंग से फिर आपने डायल्यूटेड ईपीएस निकालनी है। इस लिस्ट में जब लोएस्ट होकर आगे बढ़ जाए तो रुक जाना, ये डायल्यूटिव है, इससे आगे एंटी डायल्यूटिव हो गया काम। और चूंकि हमने रैंकिंग की हुई है तो पक्की बात है इससे अगला तो और एंटी डायल्यूट करेगा, ठीक है ना। तो ये हमने इसी तरह से किया था ना, बोलो। अच्छा, अब बेसिक ईपीएस भी 2 दफा निकलेगी, कॉन्टिन्यूइंग की अलग, डिसकॉन्टिन्यूड की अलग, और डायल्यूटेड ईपीएस भी 2 दफा निकलेगी, कॉन्टिन्यूइंग की अलग, डिसकॉन्टिन्यूड की अलग, ठीक हो गया। उसके बाद बनाना पड़ेगा नोट, ये मैंने कल बनवाना है। इस सवाल का भी जो टफ है बहुत, ठीक है, वैसे बनाया हुआ है, और जो आपका होमवर्क है उसमें भी, लेकिन आप एक ट्राई करके आएंगे। अब करेंगे क्या, इधर देखें, ये बेसिक है कॉन्टिन्यूइंग और ये डिसकॉन्टिन्यूड की बेसिक है, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, ये तो उसी तरह से है। लेकिन जब कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूड आ जाएं, बेसिक और डायल्यूटेड दोनों हो, तो एक काम किया करेंगे कि हम ये कॉन्टिन्यूड और डिसकॉन्टिन्यूड की बेसिक को, बल्कि मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट, तस्वीर बनाने की इजाज़त है। क्यों? क्योंकि आपको ये बहुत मुश्किल लगने जा रहा है, ठीक है। तस्वीर बनाने की इजाज़त है, लेकिन पहले इस सवाल का नोट बनाने की ट्राई करना, शायद कोई समझ लग जाए। इसकी तो बहुत मुश्किल है समझ लगना, कल खुद समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा सुनो, अब यहाँ पे सोल्यूशन यार ढूंढने दो मुझे, अल्लाह माफ करे, कहाँ गई, हाँ ये है जी क्वेश्चन नंबर 10 पेज 941 पे, ठीक है। इसमें ये माइनस, मैं क्लास में टाइम अभी तक मिला ही नहीं इसको माइनस कर सकूं, ठीक है ना। ये माइनस है क्योंकि हमारे इस सवाल के अंदर प्रॉफिट था कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस का, और ये भी 10 मिलियन नहीं था। असल में तो कहानी यूं होती है, ये 16,400 था और ये 6400 का प्रेफरेंस डिविडेंड था, ठीक है ना, सही है। तो ये तो बाद में माइनस होता है, तो प्रॉफिट, ये अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं इसका, तो ये 16,400 का प्रॉफिट है, क्या ख्याल है। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड तो बाद में माइनस होता है ना, तो कॉन्टिन्यूइंग से प्रॉफिट है, ठीक है, और डिसकॉन्टिन्यूड का लॉस है माइनस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो नेट हो जाती है ना चीजें, तो नेट प्रॉफिट कितना है, प्रेजेंट अलग किया, लेकिन नेट प्रॉफिट कितना, हमें एक ऑपरेशन से प्रॉफिट आया 16,400 का, दूसरे ऑपरेशन से लॉस आया 400 का, 4,000 का, तो फिर ये नेट होकर क्या बन गया, 12,400, ठीक हो गया। अब इससे आगे चलना है, हमने डिस्क्लोजर देने। कितने रेशियोज कैलकुलेट हुई पड़ी हैं, 4, बेसिक ऑफ कॉन्टिन्यूइंग एंड डिसकॉन्टिन्यूइंग, डाइल्यूटिव ऑफ कॉन्टिन्यूइंग एंड डिसकॉन्टिन्यूइंग। तो ये तो सिर्फ लिख सकते हो ना, सिर्फ ये लिख दोगे तो इसके भी नंबर है, नोट नहीं भी बनता। फिर नोट के अंदर अर्निंग्स हो जाएंगी, अगली रिकन्सिलिएशन नहीं बनेगी, तो जितना हो जाएगा वो, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इधर की तरफ जाएगा नोट बनाने, ये तो बहुत एहतियातन कर, लेकिन इधर को शक है मेरा कि बेसिक का शायद नोट बनवा ही ले, क्योंकि सिलेबस में तो है, बनवा सकता है, बनवाना चाहिए वैसे उसको, ठीक है। लेकिन इतना आगे जाए शायद ये मुमकिन नहीं। वैसे आईकेएप ने डिस्क्लोजर वाला कोई सवाल अभी तक अपनी किताब में नहीं दिया हुआ, लेकिन चूंकि सिलेबस में डिस्क्लोजर्स हैं तो एन मुमकिन है पूछ ले, ठीक है। अच्छा अब कैसे बनेगा डिस्क्लोजर,
ये 4 ईपीएस हमने डिस्क्लोज करनी है पैट के नीचे। ये देखो, बेसिक 3 रुपए, डाइल्यूटिव 2.24। ये क्या बात हुई? बेसिक 3 तो नहीं थी, बेसिक तो 5 और 2 थी। मैंने अलग अलग शो किया है, कॉन्टिन्यूइंग अलग, डिसकॉन्टिन्यूइंग अलग, लेकिन इसका टोटल यहां पे शो कर दिया 3। यूजर को ये कहा कि आज हमारी ईपीएस कितनी है? 3। बेसिक इतना है और डाइल्यूट ये कॉन्टिन्यूइंग का इतना, डिसकॉन्टिन्यूड का इतना। इसमें आसानी क्या होगी, आगे वर्किंग करते हुए सिर्फ 3 के नेट को ही हमने प्रूव कर देना है कि ये ऐसे निकला है। ठीक है ना? और सही है, कोशिश कर रहे होंगे हम बनाते हुए। ठीक है, मैं तस्वीर बाद में बनाता हूं एंड पे। इससे परेशान नहीं होना भाई, जब ये सवाल मैंने कल करवाना है तो फिर परेशान नहीं होना, फिर सिर्फ फाइट करनी है। ओके, ऐसे ही डाइल्यूटेड है 3.23 पॉजिटिव और डिसकॉन्टिन्यूड की 0.995 नेगेटिव। वो 3.23 पॉजिटिव और ये 1 कंप्यूटर ने कर दिया था राउंड। ठीक है, ये नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों का नेट 2.24, ये डाइल्यूटेड आ गई। तो अगर बेसिक और डाइल्यूटेड होती सिर्फ कॉन्टिन्यूइंग की, तो ये डिब्बा ना बनता, सिर्फ यहां पे बेसिक आता और डाइल्यूटेड आता। लेकिन 2 हो गए तो मैंने यहीं पे ये डिब्बे बनाकर दोनों शो कर दिए। ठीक है, ओके। उसके बाद अगली चीज जो है वो है गड़बड़ें। ठीक है, 5 कैसे निकला 3? अच्छा, आप ऐसा करें, छोड़ें, आप एक काम करें, इस नोट को छोड़ें। ठीक है, इस नोट को आपने ट्राई नहीं करना। ठीक है, कल की क्लास में मैंने सुबह वालों को कह दिया था कर लें, लेकिन अगर करना चाहें तो मैं सोल्यूशन बनवा देता हूं, बेशक सोल्यूशन देख लें। ठीक है, कोई करना चाहे तो वॉलंटरीली कर ले, मैं कह रहा हूं कि रहने दें। वैसे ठीक है, कल मैंने करवाना है, कर ले, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक छोटा सा ये डिसकॉन्टिन्यूड का अलग से आपको सिखा देता हूं कि वो कैसे नोट बनता है। ठीक है ना? लेकिन इस सोल्यूशन की पहले तस्वीर ले लें सब बच्चे। ये आ गई इनकम स्टेटमेंट, ताकि कोई अटेम्प्ट करे तो उसके पास सोल्यूशन हो चेक करने के लिए। समझ तो उसे कोई नहीं आनी, कल इंशाल्लाह मैं खुद करवाऊंगा। यार आप ना कल या तो आना मत या आके खड़े हो जाना, जो पिछले 5 मिनट से बेतकान बोल रहा है। एक दफा इधर मुंह करता है, एक दफा उधर मुंह करता है, एक तरफ पीछे मुंह करता है, वो आगे वाले को छेड़ता है। समझ आ गई किसकी बात कर रहा हूं मैं? खड़े होकर जरा ज़ियारत कराओ सबको, खड़े होकर ज़ियारत कराओ, खड़े होकर ज़ियारत कराओ सबको। तुम बैठ जाओ भाई, आप नीचे बैठ जाओ भाई, आप नीचे बैठ जाओ जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भाई। या तो आप कल ना आना या आना तो फिर पीछे खड़े हो जाना। ठीक है ना? बैठ जाओ। अच्छा जी, सुने यार, असलम भाई मेरी क्लास एंड होने देनी थी, अभी ये बीच में ना दूसरा काम चल पड़ा, आप रोक दें इसको, यहीं से शुरू कर लीजिए बेटा प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ। यहीं बैठ जाए, वहीं पे बैठ जाए, वहीं पे बैठ जाए इधर। अच्छा जी सुने, ये तस्वीर खींच लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट, ये नोट शुरू हो गए हैं। नोट नंबर 33, इसमें बेसिक कैसे निकली, डाइल्यूटेड कैसे निकली। एक मिनट ठहरिएगा, इसको मुझे जरा ओपन करने दें। बेसिक कैसे निकली आप ट्राई करेंगे, कैसे निकली है वो तो बाद में घर पे देखेंगे ना। डाइल्यूटेड कैसे निकली, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बेसिक के लिए किया था डाइल्यूटेड के लिए भी कर दिया। फिर नीचे रेकंसिलिएशन है, अर्निंग्स विद प्रॉफिट। ट्राई करना है आपने, तो आपका काम है ट्राई करना, मैंने तो कल करवाना है। उसके बाद अगली बात सुनो, एक और मसला भी यहां पे यूजर को हो जाएगा अगर डाइल्यूटिव आ गई तो। यूजर क्या कहेगा, यूजर कहेगा बेसिक अर्निंग्स में आपने लिया है 6000, डाइल्यूटिव अर्निंग्स में लिया है 9000, ये फर्क किस चीज का है? हम कहेंगे फर्क है इस 3000 का। अब इसकी भी रेकंसिलिएशन बनानी है। फिर अगली तकलीफ होगी यूजर को, बेसिक का डिनोमिनेटर लिया आपने 2000, 2 मिलियन, डाइल्यूटिव का लिया 4020, इसमें क्या फर्क है? हम कहेंगे इसका और इसका, ये रेकंसिलिएशन बनाएंगे। मैं कल खुद बनाऊंगा लेकिन आपने तो ट्राई करना है ना। तो ये अगले 2 नोट्स हैं, ये
जो 33.3 से आगे 2 थे, इनकी भी तस्वीर बना ली। ये उन लोगों के लिए है जो ट्राई करके आना चाहें, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और उसमें मैं आपको सवाल में अगर कॉन्टिन्यू या डिसकॉन्टिन्यू आ जाए, सिर्फ बेसिक हो, डाइल्यूटिव ना हो, वो तो आपने घर पे ट्राई करना है ना। सवाल जरूर कर लेना, नोट बेशक ना बनाना, सवाल जरूर करके आना, ओके। अच्छा, उसके बाद नोट की भी ट्राई करनी है। अच्छा, अब डाइल्यूटिव नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बेसिक, सिर्फ बेसिक ईपीएस हो तो ये नोट है, सिर्फ बेसिक ईपीएस हो तो ये नोट है, समझ में आता है। और सिर्फ बेसिक ईपीएस हो और सवाल में कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूइंग दोनों आ जाए तो क्या करना है, वो नोट बनाना सीख लेते हैं, जो मैंने अभी यहां पे दिखाया आपको परेशानी क्योंकि बेसिक डाइल्यूटिव दोनों थी ना, ठीक है। तो हम फिलहाल सिर्फ बेसिक को देख लेते हैं, ठीक है। वो कहां से देखेंगे, वो हम यहां से देखेंगे जहां पे हमने IAS 33 में ये सवाल किया था। ये मैंने करवाया था आपको, 37 याद होगा, और 38 आपने होमवर्क में किया था। 37 का नोट मैं आपको बनवाता हूं और 38 का नोट आपने होमवर्क में बनाना है। 37 और 38 में फर्क क्या था, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ इररिडीमेबल शेयर कैपिटल। मेरी एग्जाम्पल के अंदर इररिडीमेबल नहीं था, पर मैंने आपको याद होकर आपको बता के भेजा था इसका करना क्या है, और आपने घर पे फिर 38 को सॉल्व किया था, ये लिखा हुआ होमवर्क। अच्छा, पेज नंबर है जी 3511, ठीक है। अब ये सवाल है, इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1 एंटिटी जी मेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3500 में करें तो, ऑफ दिस 3000 वॉज फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस एंड 500 फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस। फिर आगे था इट पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड, इसको तो वैसे इग्नोर करते हैं, और प्रेफरेंस डिविडेंड को हमने कहा था कर दो क्योंकि मेरे सवाल में ये रिडीमेबल था, लेकिन आपके सवाल में यही इरिडीमेबल था, याद हो अगर तो, ठीक है। अब 1 मिलियन शेयर्स उन्होंने कहा था थ्रू आउट इन इश्यू रहे, और मैंने आपको ये ईपीएस निकलवा दी थी। ये मैंने कहा था ईपीएस कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूड के अलग अलग करना। प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस 3000 हैं और डिसकॉन्टिन्यूड के 500 हैं, अलग अलग कैलकुलेट करके दे दो यूजर को कि यूजर अगली बार इसकी उम्मीद ना रखना। यहां तक तो हमने किया हुआ है। अब मैं कह रहा हूं रिक्वायरमेंट बदल गई और उसने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ और नोट भी बना दो। हमने कहा जी मसला ही कोई नहीं है, मसला ही कोई नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 3000, फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन कितना है 500, तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बना, अगर टैक्स सवाल में नहीं गिवन तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया ना, कितना है 3500। प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस 3000, फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस ये क्या बना रहे हैं एसओसीआई एक्सट्रैक्ट्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 3500। डन। अब इसके नीचे ईपीएस बतानी है, ईपीएस अलग अलग है तो हम भी क्या करेंगे अलग अलग प्रेजेंट करेंगे। ये सिखा रहा था आपको। ये कॉन्टिन्यूइंग की 3 रुपए है, डिसकॉन्टिन्यूड की 0.5 है, टोटल है 3.5। अब यूजर को कह रहे हैं 3.5 हमारी ईपीएस है, जिसमें से 0.5 की उम्मीद मत रखना क्योंकि वो किससे है डिसकॉन्टिन्यूड से। हो गया डिस्क्लोजर, इसमें डाइल्यूटिव नहीं है। ये वो परेशान कर रहा था ना इसलिए इधर ले आया, ठीक है सही है। अब यूजर को तकलीफ होगी कि ये फिगर निकली कैसे है। मैंने आपको कहा कि अलग अलग मत करना, इसका टोटल ही यहां पे शो करना है कि ये 3.5 कैसे निकला ये बता देना। वो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट में हम ले लेंगे, प्रॉफिट में हम ले लेंगे ये 3000 भी और ये 500 भी, यानी टोटल 3500 को न्यूमरेटर में रख देंगे और शेयर्स तो वैसे ही सेम होते हैं, ठीक है। तो 3.5 निकलेगा इकट्ठा। कैसे, हम कह रहे हैं भाई ये 3.5 नोट 33 में जाके देख लो, तोड़ के हमने बता दिया, ठीक है, क्योंकि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है अलग अलग। अब इस टोटल को इन दोनों को अलग अलग करना पड़े तो ज्यादा काम हो जाए ना, तो काम थोड़ा सा कम किया है, यहां पे डिस्क्लोज कर दिया कॉन्टिन्यू डिसकॉन्टिन्यू को अलग, 3.5 को आगे जाके बताने लगे। नोट्स अर्निंग्स पर शेयर में, बेसिक अर्निंग पर शेयर में अर्निंग्स हैं 3500, अर्निंग्स हैं 3500 और ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 1000, इनको डिवाइड करो तो आता है 3.5, ठीक है ना। ये 3.5 इधर से मैच हो गया, समझे हो, ठीक है ना। अभी पूरा सोल्यूशन आपको तस्वीर बनवा देता हूं, ओके। अब ये वाला काम जो है ना ये आपके दोनों सवालों में हो जाएगा। मसला करेगी भी अगर तो डाइल्यूटिव करेगी, लेकिन ट्राई करके आना है, मैं इंशाल्लाह कल करवाऊंगा, ठीक है ना। अब रेकंसिलिएशन की तरफ आते हैं।
मेरे सवाल में कोई इरेडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, इसलिए यहाँ भी 35 है, 3500 है, यहाँ भी 3500 है। मेरे यूजर को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मैंने एक छोटी सी रेकन्सिलिएशन आपके लिए बना दी कि आपके सवाल में वो तकलीफ होगी यूजर को। वो तकलीफ क्या होगी? 3500 प्रॉफिट होगा और यहाँ पे अर्निंग्स यूज हुई होंगी कुछ और, उनमें डिफरेंस क्या होगा? इरेडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड, तो वो आप यहाँ से माइनस कर दोगे। ठीक है ना? सही है। तो 38 में ये सवाल, पहले 38 का यही नोट बनाना है आपने। ठीक है, उसके बाद वो जो क्वेश्चन 10 उसको एंड पे करना, जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया इसको सॉल्व करना। इसमें बेसिक और डायल्यूटिव दोनों होंगे। जब दोनों होंगे तो ये देखो, कॉन्टिन्यूड डिसकॉन्टिन्यूड बेसिक करके आयो ना अभी डिस्क्लोज, उसका तरीका भी सिखा दिया। डायल्यूटिव को भी ऐसे ही करना है। और ठीक है, और रेकन्सिलिएशन ना भी बने तो कोई मसला नहीं, मैं इंशाल्लाह कल बनाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो होमवर्क क्या बना फिर? सबसे पहले इस 38 का आपने नोट बनाना है, प्रिपेयर एसओसीआई और नोट दोनों बनाने हैं, एसओसीआई भी बनानी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हैंडआउट वाला आपने करना है, वो मॉर्निंग लिमिटेड, अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड। ठीक है, और तीसरा आपने वो जो सवाल नंबर 10 हमने किया हुआ है उसका नोट बनाने की कोशिश करनी है। सॉल्यूशन की मैंने पिक्चर आपको जो है वो खिंचवा ली है। अब सुनो, आखिरी बात क्या थी, मेरे जहन से निकल गई है, मैं सोच रहा हूं क्या है। ठीक है, हाँ, तस्वीर उतरवानी थी, यही आखिरी बात थी। ठीक है, तो ये जी तस्वीर खींच लें इसकी, ये क्वेश्चन नंबर 37 का नोट है। ठीक है जी, कल 10 बजे कोशिश करके 5 मिनट पहले ही आ जाइएगा। 10 बजे इंशाल्लाह क्लास शुरू करेंगे। कल आखिरी क्लास होगी, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।